चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो दिया था उसकी क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको अभी बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर v दिया हुआ है आपको 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। चलिए सबको इसको अभी बनाइए, आपको a क्रॉस b फाइंड करना है। फाइंड आउट a क्रॉस b। सबको ये अभी बनाइए तुरंत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये अभी बनाने के लिए दिया है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन जो लोग अभी ज्वाइन किए वो लोग क्वेश्चन बनाइए। एट आई 8k 8j सब 8 आ रहा है, और बाकी लोग बाकी लोगों का कितना आ रहा है? देखिए बहुत आसान सा काम है, हमेशा लिखना सिखाया है कि मिडिल वाले से स्टार्ट करेंगे। ये देखो मिडिल वाला का इसका 3 है, इसका -1 है, राइट। ठीक है, 8i 8j 8k।
3 हो गया, -1 हो गया, फिर कितना -1 और फिर क्या इसका 3, ये हो गया, फिर इसका 2 और 2 और क्या 3 -1, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो एक क्रॉस भी ट्रिक बता रखा है। देखो 3 3 = 9, 9 माइनस -1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 9 -1, ठीक है, 9 -1 कितना आई कैप, ठीक है। नाउ प्लस 2 × -1 is -2 and -3 2 = 6, -6 कितना जे कैप, ठीक है। फिर प्लस 2 × -1, 2 × -1 is -2 and -3 2 = 6, राइट। तो अभी सबको दिख रहा होगा 8i - 8j - 8k इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है निकालने का। चलो अब सबसे बन जाएगा, अब किसी को तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसका क्या एप्लीकेशन है वो चीज देखना है। पहला एप्लीकेशन है आपका, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F होता है। बोलोगे टॉर्क क्या होता है, पहले क्लासेस में थोड़ा यूनिट डायमेंशन में बता रखा है कि जो फोर्स हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को टॉर्क मिलता है। जैसे रोटेशन ऑफ आपका डोर हो गया, ठीक है, रोटेशन ऑफ विंडोज हो गया, तो इन दैट केस आपका टॉर्क लगता है। तो अगर आपको R और F पता रहता है, R यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, और F इज द फोर्स, तो आप टॉर्क निकाल सकते हो। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है R क्रॉस F। देखो ये टाउ जो है ना, दिस वन इज टॉर्क, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे टॉर्क, टाउ यहाँ पे क्या है आपका टॉर्क है, ठीक है। R रेडियस वेक्टर है और F आपका फोर्स वेक्टर। तो एक तरीका आपके पास ये हुआ कि अगर आपको टॉर्क निकालना है तो R क्रॉस F निकालते हैं, ठीक है, यानी कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और रेडियस वेक्टर का और फोर्स वेक्टर का, ठीक है। दूसरा आपके पास और भी सारी चीजें हैं, हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे और इसके बाद इस पे आएंगे। आज हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा लगभग, और ये क्या है रेडियस वेक्टर और F जो है वो फोर्स वेक्टर, ठीक है। तो और दूसरा जो एप्लीकेशंस है और भी सारा चीजें हैं, जैसे आप इससे वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी अगर आपको मालूम है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना है और आपको रेडियस वेक्टर मालूम है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं R क्रॉस F, ठीक है, R क्रॉस F, ओमेगा क्रॉस R, V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R। अब बोलोगे ओमेगा क्या है, तो ओमेगा जो होता है ना वो आपका है एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी आगे जाके देखेंगे हम लोग
ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन। बट फिलहाल अभी ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, मतलब ओमेगा वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, और आर आपको दिया हुआ है रेडियस, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये v क्या है, v इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और क्या होता है, आर जो होता है वो आपका वही रेडियस ही होगा, रेडियस वेक्टर। और जो ओमेगा है वो ओमेगा आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा सब पे आपका वेक्टर लगा हुआ रहेगा। क्या ये एंगुलर वेलोसिटी। अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा, एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एल से हम लोग डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी क्या है बोलोगे, तो पी इज द लीनियर मोमेंटम, एल एंगुलर मोमेंटम, और आर रेडियस वेक्टर, और पी आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब समझोगे तो मोमेंटम आप जानते हो ऑलरेडी कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इनटू वेलोसिटी को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग को एंगुलर मोमेंटम देता है। बोलोगे कैसे सर, तो जैसे ही दरवाजे को खींचोगे तो दरवाजे को खींचने के टाइम हम लोग उसका मोमेंटम निकाल लेंगे, मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं, कितनी वेलोसिटी से खींच रहे हैं, और दरवाजा का जो लेंथ होगा जिसमें हम लोग उसको दरवाजा को रोटेट करवा रहे होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये एल एंगुलर मोमेंटम, आर आपका क्या, फिर पी आपका लीनियर मोमेंटम, पी इज लीनियर मोमेंटम, और आर आपका क्या, आर है रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा कुछ देगा निकालने, मान लो आपको ये दे दिया कि आर दे दिया और पूछ दिया आर वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर दिया क्या, तो टॉर्क और बाकी टॉर्क निकल जाएगा सबसे। या फिर मान लो आपको ओमेगा दे दिया, आर दे दिया, तो क्या वी निकल जाएगा सबसे, और आर दे दिया, पी दे दिया, तो क्या एल निकल जाएगा सबसे। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। क्या सबको क्लियर है कि क्या यहाँ पे एप्लीकेशन है इस तीन का। चलिए ठीक है, अब इसका हम लोग चौथा एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन नंबर 4, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 4, देखो अभी हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स है, ऐसे हम लोग दो एडजेसेंट वेक्टर्स ले रहे हैं, याद रखिएगा एडजेसेंट वेक्टर्स होने चाहिए। ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। आप सोचो तो बताओ जरा सा, क्या इसको बी को हम लोग पैरेलली यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते थे। याद करो डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था कि ये पैरेलली हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकते हैं, एंड दिस वन विल बी वेक्टर बी, और सिमिलरली वेक्टर ए को भी डिस्प्लेस कर सकते थे। बताओ क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सबको याद होना चाहिए, ये बता रखा है ऑलरेडी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। अभी ये बताओ तो क्या फॉर्म कर रहा होगा, ये जो फिगर आप देख रहे हो
ये फिगर क्या फॉर्म कर रहा हो? ये फिगर देख के आपको कैसा लग रहा है? क्या फिगर होगा? एग्जैक्टली पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे? सो देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents two adjacent side, adjacent मतलब अगल बगल, adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram is given by देखो क्या है कि अगर एक दूसरे का यहाँ पे हम लोगों का ए और बी एडजेसेंट साइड्स है, तो हम लोग इस पैरेललोग्राम का, इस ए और बी की वजह से जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है उसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल लेंगे, क्रॉस निकाल लेंगे, और क्रॉस निकालने के बाद क्या करेंगे? दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मतलब क्रॉस निकालने के बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैं वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे देखो, यहाँ पे आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, दिस वाज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप ले लोगे अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। क्या मैग्नीट्यूड का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग सब कि वो क्या बोल रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का आपको वे ऑलरेडी बता चुका हूं, याद करो। अगर आपके पास वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी मैग्नीट्यूड। क्या सबको समझ में आ रहा है कि वो मैग्नीट्यूड किस चीज की बात कर रहा है? बताइए। मैग्नीट्यूड का बात यहाँ मॉड, अभी तक मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं समझ में आया क्या आपको? विपुल, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, मॉड अभी 10 बार से बता रहा हूँ। ये देखो, ये मॉड जहाँ पे आएगा, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना है, इसका मतलब क्या? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप मैग्नीट्यूड है आपके पास, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वो वेक्टर है आपके पास, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना होता था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कितनी बार बताऊं? बताओ। ऐसा वेक्टर आर अगर आपके पास रहेगा, तो वेक्टर आर आपके पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कितनी बार बता चुका हूँ, और इस पे कितना क्वेश्चन भी करवाया है, 4-5 क्वेश्चन भी करवाया है, 4-5 से ज्यादा ही करवाया हो, प्लस जेड के कैप। तो अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए या फिर मॉड चाहिए, तो मॉड का मतलब वेक्टर आर का ये मॉड। तो ये मॉड का क्या मतलब बताया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या बताया था ये? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें क्या दिक्कत है बताइए? क्या सबको क्लियर हुआ कि वो मॉड किस चीज की बात कर रहा है? बता, जिनको मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इसका मतलब वो आपका एरिया आ जाएगा। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है? उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका मॉड ले लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो आपको क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेलल। चलो, अभी आप लोग एक बात बताओ मुझे कि इसी को सोचो,
अगर इसी को मैं यहां से 20 से डिवाइड कर, एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूं, ये मान लो यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, तो क्या ये दो इक्वल ट्रायंगल्स में बटेगा या नहीं बटेगा? क्या दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा? ये बताओ। दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, अब दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों याद करो, आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। triangles on the same base and between the same parallels have equal area, right? तो आपको ये चीज पता है ना कि ये टोटल एरिया और ये टोटल एरिया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, ठीक है? अब देखो ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहो, इस किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहो, तो आप क्या करोगे? पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के उसको हाफ कर दोगे, राइट? तो ये पांचवा एप्लीकेशन जो है, वो पांचवा एप्लीकेशन क्या है, वो चीज हम लोग आएंगे। और पांचवा एप्लीकेशन ये बोलता है कि इफ वेक्टर ए, फिर से वही वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents two adjacent sides of a triangle, two adjacent sides of a triangle, then area of triangle is given by, area of triangle is given by, ठीक है? तो क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसको हम लोग हाफ कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आप लोगों ने बोला कि दोनों का एरिया बराबर होगा सर, दोनों का एरिया बराबर होगा, यानी कि पैरेलल किसी एक का निकालेंगे तो पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ 1/2 टाइम्स ऑफ, या फिर 1/2 डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? मतलब जो एरिया था आपका उसका हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। क्या सबको ये चीज क्लियर है? बताओ कि कोई डाउट है? Is it clear to everyone? ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन था, यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी ओवर हो गया। अब सारा आप लोगों को, आपको मॉड्यूल दिया हुआ है, सबका होमवर्क वही है, जहां तक पिछले क्लास का 29 तक शायद मैंने एग्जांपल्स करवा रखा था, 29 के बाद का जितना एग्जांपल्स है टिल क्रॉस प्रोडक्ट, सारा का सारा आपका होमवर्क है। खुद से देखो, बनाओ, नहीं समझ में आए आप सॉल्यूशन देखो, और नहीं होगा तो फिर उसको पहला कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। हाँ, 29 के बाद सब मैं भी बता देता हूँ कहाँ तक, ठीक है? और नहीं बनेगा तो उसके बाद फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और बाकी ये जो आपको पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, ये आपको याद होगा, कि आपको याद होना चाहिए कि अभी आपने जो लोगों का मैथ है वो लोग मैथ पढ़ रहे होंगे तो वहां पे सर ने निकालना सिखाया होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से। क्या डिटरमिनेंट मेथड से एरिया निकालना सीखे जब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो? ये बताओ। हाँ, तो वो वहां से आप दो लाइन का अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ हो तो लाइन का इक्वेशन से भी आप लोग निकाल सकते हो एरिया का पैरेललोग्राम, और वो चीज को और इस चीज को रिलेट करके देखना, वहां पे भी आप जो लाइंस ले रहे हो ना, आप वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली उसका क्या कर रहे हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, इसीलिए वहां से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है?
तो उसको कोरिलेट करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ और वो चीज जो सर ने वहां बताया है आपको लाइंस का निकाल करके, दोनों बोथ आर सेम। ठीक है, चलो अभी इसमें क्या है कि एक जो नॉर्मल कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वो आपने मान लो आपको मैं पूछूं कि जो 2 पॉइंट्स है आपके पास सपोज, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा कि पोजीशन वेक्टर आपको पूछता है, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग देखेंगे, कभी कभार आएगा इसमें। और बाकी ये वैसे आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये चीज पढ़ चुके हो। तो हम लोग वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं 2 पॉइंट्स को, वो देखते हैं। आपको मान लो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ओ, ठीक है, और ओ जैसे दिया हुआ है आपको, ओ यानी कि ओरिजिन, तो 0,0,0 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है ए, तो ए दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है आपको 3,2,1, तो पूछेगा फाइंड पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ कि आपको ओए वेक्टर फाइंड करना है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ओए वेक्टर। आप लोग मुझे बताएंगे कि ओए डिस्टेंस अगर आप लोगों को फाइंड करने बोला जाता, अगर ओए डिस्टेंस फाइंड करने बोला जाता, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आप लोग ऐसे फाइंड करते थे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। याद कीजिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या यही करते थे कि नहीं करते थे, बताओ, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बताओ। 2 माइनस 0 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, यही करते थे ना। अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट उससे रिलेट करवा रहा हूं। अगर डिस्टेंस ओ और ए के बीच पूछा जाए तो क्या ये निकालते थे, 10th में भी पढ़ा होगा। जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़े हैं वो 10th में भी ये पढ़ चुके हैं, 10th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर ओए निकालेंगे। तो देखो वेक्टर ओए जो निकालने का तरीका है वो लिखेंगे 3 माइनस 0 का आई कैप। देखो कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 0 का आई कैप, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे 2 माइनस 0 का के कैप, जे कैप, 2 माइनस 0 का जे कैप, और फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 का के कैप। अब बताओ ये वाला जो डिस्टेंस ओए आप निकाल रहे हो और वो ओए और ओए का मैग्नीट्यूड दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। देखो अगर आप पॉइंट फॉर्मेट से ओए निकालोगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट फॉर्मेट डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालोगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आए, और मैं यहाँ से भी ओए निकाल रहा हूँ मॉड वाले से। याद करो मॉड निकालने का तरीका बताया ना, तो मॉड निकालने वाले के तरीके से भी ओए का मॉड निकालेंगे तो क्या वही आ रहा है ना। देखो तो जरा सा करके देखो, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये है। क्या सब कोरिलेट कर पा रहे हैं कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपका ओए जो है इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस ए कैप, ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर जब आपको ओरिजिन और ए के टर्म्स में दिया हुआ है। अब बहुत बार क्या करेगा कि ओरिजिन और ए के टर्म्स में नहीं देगा, ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, 2 पॉइंट्स यानी कि बीच, मान लो जैसे आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, और ए आपको दिया हुआ है, मान लो कि क्या कहते हैं 3, 2, 1 ले रहा हूँ, 3,2,1 रैंडमली, ठीक है, और दूसरा बी दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है आपको 4,2, या 4,3,2 ले लो, ठीक है। तो अब आपको पूछेगा ए बी, ठीक है, तो ए बी वेक्टर अगर पूछेगा ना तो आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर में कैसे निकालेंगे हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे 4 माइनस 3, देखो ध्यान से देखना, 4 माइनस 3 आई कैप, ठीक है, प्लस, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ठीक है, 4 माइनस 3 आई कैप, 3 माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 माइनस 1 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो कभी कभी आपको दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे इस फॉर्म में, ये दोनों पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा कि दोनों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। तो उस टाइम ये नहीं सोचना है, उस टाइम ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये तो वेक्टर के फॉर्म में है नहीं, तो वेक्टर के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या सबको ये क्लियर है? चलो बताओ, इज इट क्लियर? तो यहां तक सबको क्लियर है? फिर हम लोग मॉड्यूल पे आते हैं। ओके, चलिए आज बाकी आपका कुछ होमवर्क नहीं है फिलहाल, मैं आपको मॉड्यूल सबके पास है ही। ठीक है, हाँ वेक्टर खत्म हो गया, वेक्टर में अब और कुछ बचा हुआ नहीं है। देखो ये आपका हम लोगों ने ऑलरेडी कहाँ तक कवर अप किया था, हम लोगों ने 29 तक कवर अप कर लिया था। ठीक है, 29 के बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। देखो सबको ध्यान से देखिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D है। याद कीजिए, जिसके साथ थीटा बनाना था उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बनाना था उसके साथ साइन थीटा। देखो यहाँ पे थीटा एक्स के साथ बना रहा है तो आर एक्स वाला आर कॉस थीटा है, दूसरा वाला आर साइन थीटा। ठीक है, फिर ये वेक्टर का टैन वाला एंगल भी बता चुका हूँ। फिर कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन भी बताया है, और आपको ये प्रूफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 भी प्रूफ किया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे पोजीशन वाला अभी जो बताया, जैसे पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर जो अभी बताया वो इसमें पहले ही दिया हुआ है। अगर एक्स वाई जेड है तो पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। फिर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो अभी बताया कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये अभी मैंने डील किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद 30 से यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 से आपको सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन देखना है, किसी पे भी डाउट होगा तो अभी नेक्स्ट क्लास यही क्वेश्चन एग्जांपल्स जो है वो डिस्कशन चलेगा। ठीक है, ये देखो स्केलर प्रोडक्ट सब बता दिया, एंगल भी निकालना बताया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है वो सारा चीजें बता चुका हूँ। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये भी पावर भी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको नया मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एल। ये एक्चुअली जाके 12th में पढ़ना है तो टेंशन मत लीजिएगा, बट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। ठीक है, एक और है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, फिर उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन है। फोर्स वाला क्वेश्चन ये सारा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। चलो देखो रूपम, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो अब आप बनाओगे पोजीशन वेक्टर का यूज करके, तो वो अब आपसे बन जाएगा। देखो वही क्वेश्चन 1998 आपने जो क्वेश्चन मुझे भेजा था, ये वही क्वेश्चन है। अब आप कोशिश कीजिएगा ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हुआ। फिर ये वेक्टर प्रोडक्ट आया, और वेक्टर प्रोडक्ट का आपका सारा कुछ इसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, और इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहाँ तक है, क्वेश्चन आपको 52 तक, यानी 29 के आगे से 52 तक अब आपको करके आना है। ठीक है, और जिनसे बन गया बेस्ट है, एक बार सॉल्यूशन देख के अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, और पहले कोशिश कीजिएगा विदाउट सॉल्यूशन, खुद से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं सारा डिस्कशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास आपका इसी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, तो आपका होमवर्क वही है।